जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका एमडीसी केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड सेम में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, उसके तहत थर्ड यूनिट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसका डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले है मैटर। मैटर होता क्या है? कोई भी पदार्थ जो जगह घेरता है, जिसकी वॉल्यूम होती है, आयतन होता है ना, वो मैटर कहलाता है। एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जो जगह घेरता है, जिसकी वॉल्यूम हो, आयतन हो, वो पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, कोई बैग है, कोई बेड है, चेयर है, ये सब क्या है? मैटर है। तो लिक्विड क्या एक मैटर है? पानी, हाँ पानी मैटर है। ठीक है, जगह घेरता है, वॉल्यूम है, मास है उसका। फिर बात आती है हवा। हवा भी मैटर है। ठीक है, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसका हल्का फुल्का मास भी है। पिछले सेमेस्टर में हमने एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पढ़े थे। और जगह भी घेरती है वो। ठीक है, उसको पार करके आपको जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। मैटर की क्लासिफिकेशन देखिए, ठोस, तरल, गैस या प्लाज्मा। ठोस, तरल, गैस एंड प्लाज्मा, चार तरह का है। आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस तो पढ़ ही रखा है, एक प्लाज्मा और पढ़ लो। सॉलिड में पास पास होते हैं पार्टिकल्स, जैसे एक दीवार है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। लिक्विड जैसे पानी डाल दिया आपने एक बर्तन में, उसके भी पार्टिकल पास पास हैं, लेकिन आप उसमें अपना हाथ डालोगे, उंगली डालोगे, बड़ी आसानी से चली जाएगी। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स को दूर दूर थोड़ा किया जा सकता है। गैस के पार्टिकल्स जो हैं, कण जो है ना गैस के, वो तो पहले ही दूर दूर होते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से हम गैस में से पार हो सकते हैं, रोज़ पार होते हैं। गैस ही गैस है हमारे अराउंड, और हम उसमें से आर पार होते जाते हैं, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं जो हम चलते हैं। फिर है बच्चों प्लाज्मा। इसमें बस आप ये याद रख लो कि प्लाज्मा में क्या है? आयोनाइज्ड गैस होती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और बराबर में होते हैं। जैसे 5 अगर पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो 5 नेगेटिव वाले होंगे। किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन खो दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने ले लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो प्लाज्मा में क्या होता है? बस गैस होती है आयनाइज्ड फॉर्म में, जिस पे प्लस या माइनस चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अभी बताया था आपको, एक तो मास होता है, इसका वेट होएगा, ठीक है, वॉल्यूम होगी कुछ ना कुछ, स्पेस घेरेगा, और ये हमेशा मूव करते रहते हैं, भले ही आपको लगता ना हो। ठीक है, कोई पेड़ है, कोई दीवार है, कुछ कोई भी पदार्थ है, उसके पार्टिकल्स जो है हल्का फुल्का मूवमेंट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और हमें ये महसूस नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सोचो एक दीवार बना रहे हैं, तो पार्टिकल्स अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो दीवार बनाई जा सकती है क्या? नहीं। ठीक है, अगर वो रिपेल करेंगे तो फिर तो नहीं बन सकती। तो अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। स्पेस इनके बीच में होता है। दीवार के अंदर या सॉलिड के अंदर किसी भी स्पेस बड़ा कम है। ठीक है, पानी में स्पेस उससे थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम पानी में अपना हाथ डाल सकते हैं। गैस में स्पेस ही स्पेस है, इसलिए हम आराम से चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है भाई? हर तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे आपने यूरेनियम सुना होगा, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करने में काम आते हैं, तो मैटर चाहिए ही चाहिए। कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे साथ किए हैं लैब में, तो वहाँ पे उनको करने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ पदार्थ चाहिए था। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जो हम डाल रहे हैं केमिकल्स, वो पदार्थ है, मैटर है। लाइफ का बेस भी यही है। जैसे सेल, कोशिका जो है, कोशिका, उससे हमारी बॉडी बनी है, आपने सुना होगा, और कोशिका भी तो एटम से ही बनी है। ठीक है, और एटम क्या है? मैटर है। सेल क्या है? मैटर है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास है, वॉल्यूम है, और स्पेस भी थोड़ी बहुत वो घेरेगा सेल। ठीक है, तो लाइफ जीनी है तो मैटर चाहिए। इकोलॉजी और बैलेंस के लिए मैटर चाहिए। जैसे हिरन को मैटर चाहिए खाने के लिए, क्या? घास। और हिरन को कौन खाता है? शेर। शेर के लिए मैटर हुआ हिरन, हिरन के लिए मैटर हुआ घास। तो इस तरह से मैटर तो चाहिए ही चाहिए। एनर्जी को सपोर्ट करता है, आपको याद होगा E = mc²। ये आइंस्टीन ने दी थी इक्वेशन। ये एनर्जी है, m मास है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन देखिएगा, PV = nRT। कोई भी गैस दुनिया में आइडियल नहीं है। ठीक है, पहली बात। तो आइडियल गैस क्या होती है? जहाँ पे पार्टिकल्स ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं,
और उनकी कोई स्पेस भी नहीं होती, तो ऐसी कोई गैस है नहीं है। लेकिन हाँ, जो रियल गैसेस हैं जिनको हम जानते हैं उनको हम आइडियल गैस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन देनी पड़ेंगी फिर वो बन सकती है। तो आपने ये आपके पेपर में आ सकती है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन जो है, एन क्या है, मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लो, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू होती है, या 0.0821 भी होती है लीटर एटमॉस्फेरिक। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं शायद, ठीक है, लेकिन आप फिर भी 8 याद रख लेना, सिंपल सी बात है। और टी जो है, टी क्या है, टेम्परेचर है बच्चों। तो ये आपके पेपर में आ सकती है, 100% आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रियल गैस, या तो आइडियल गैस मिलेगी या रियल गैस पेपर में मिलेगी, या दोनों भी मिल सकती है। रियल गैस क्या है, जो कि गैस लॉज को फॉलो नहीं करती, जो रूल बना रखे हैं, लॉ बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं, ये उनको किसी भी टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड पे फॉलो नहीं करती, ओबे नहीं करती। इसके लिए एक गैस की इक्वेशन है, वंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं इसको, आपने ये याद रख लेनी है, P प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, मैं एक बार इस पर काफ़ी टाइम लगा गया, अब जो मैंने उसको अपलोड करने लगा तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरी, तो अब दूसरी बार बनाने लग रहा हूँ फिर से बैठ के, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में काम आ सके आपके, ठीक है। हालांकि पहली बार ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने, अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहली बार में बोला है वो कम से कम सारा आ जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ी स्पीड कर रहा हूँ अब, क्योंकि आधा पौना घंटा पहले लगा चुका हूँ, फिर से लगा रहा हूँ। तो देखो यहाँ P क्या है, प्रेशर है बच्चों, ये लिख सकते हो, P प्रेशर है, और N आपको बताया था मोल्स या अमाउंट, V बच्चों वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन, ठीक है। R आपको बताया था भी गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, ठीक है। और T आपको टेम्परेचर बताया था, और N आपको नंबर ऑफ मोल्स बताए थे। A और B क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है, हर एक गैस के लिए, स्पेसिफिक टू ईच गैस। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, और पीछे जो इक्वेशन बताई थी आइडियल गैस की, वो अगर आप मुझसे पूछो तो ये दोनों आपके पेपर में आ सकती हैं, और इनमें से भी अगर एक डालनी हो तो आइडियल गैस पक्का आ सकती है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, 5 हैं आपको कराने हैं मैंने, इन 5 में से 2-3 आपको पेपर में मिलने वाले हैं। पहला है बच्चों बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, NaHCO3, एक नंबर में इसका फार्मूला पूछ सकते हैं आपसे, NaHCO3 क्या करता है, ये एसिडिटी होगी पेट में, चाहे हम पीते हैं, कम पीते हैं ना फिर एसिडिटी होने लग जाती है, लेकिन अगर हो गई है तो क्या करें भाई, NaHCO3 को आप ले सकते हैं हल्का फुल्का, और वो उससे बचा सकता है, आपको निजात दिला सकता है, बचा सकता है। एंट एसिड भी बोल देते हैं इसलिए इसको, क्योंकि एसिडिटी के विरोध में काम करता है, ठीक है, और आपको फ़ायदा पहुंचाता है जब भी आपके पेट में कोई दिक्कत हो, इनडाइजेशन हो जाए, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा फूड का, है ना। वॉश करने के लिए केमिकल्स की फॉर्म में ये यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री लैब में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकते हैं भाई इसका। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है आग बुझाने में, आप हिंदी में लिखना है सीधा आपने, ठीक है, इंग्लिश याद रहे ना रहे, आप हिंदी में तो लिख ही सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको हिंदी में लिख देना है। तो आग बुझाने के लिए, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, एक CH3COOH, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, इसमें अगर इसको आप डाल दोगे ना NaHCO3, तो क्या निकालेगा, यहाँ से रिएक्शन होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। रिएक्शन कुछ हमने करके भी दिखाए हुए हैं आपको, आपकी लैब्स लगती थी जब। और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ना बेटा, तो ये क्या करती है, अगर आग लग रही है तो उसको बुझा देती है, क्योंकि आग को क्या चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन, हम क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसको बुझा देती है। अगला देखो वॉशिंग सोडा, जो कपड़े धोने के काम आता है, तो Na2CO3, पीछे आपने NaHCO3 पढ़ा था, आप CH काट दो, क्या बन जाएगा, 2 लगा देना है, Na2CO3, और इसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो अगर आप ये पूरा लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो Na2CO3 तो कम से कम लिख के आना ही आना है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आपके पास आ सकता है पेपर में, 5 में से 3 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर निकालने के काम आता है। कुछ पानी ऐसा होता है जो कि जल्दी से झाग नहीं बनाता, रगड़ते जाओ हाथ में लगा के साबुन, झाग बनने में बड़ा टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। कुछ वाटर ऐसा होता है जगहों का जहाँ पे जल्दी से झाग बन जाता है, वो होता है सॉफ्ट वाटर, है ना। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम रहते हैं, उनको दूर करने के लिए
या हार्डनेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम यूज़, वॉशिंग सोडा। ग्लास बनाना है, सोप बनाना है, पेपर बनाना है, किसका यूज़ करेंगे आप, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, याद रखना आधा पानी का मॉलिक्यूल है 1/2। ठीक है, अब इसके यूज़ देख लो भाई, फ्रैक्चर हो जाए अगर तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, बाजू को या लात, हमारी जो टांग है टूट गई मान लो, तो उसको एक जगह बांध देगा, प्लास्टर लगा देगा। आप घर में डिज़ाइनिंग करवाते हैं छत में, वो पीओपी कराते हैं, वो यही है पीओपी, आज पता चला, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और स्टैचू बनाने में, मूर्तियाँ या माउल्ड बनाने में, क्योंकि ये जम जाता है ना, कि जैसा भी शेप दोगे वैसा ही, तो इनमें भी काम आता है। ठीक है, डेकोरेशन में, फायर प्रूफ मटेरियल है, आग लगती नहीं। ठीक है, मेकिंग चॉक्स, हॉस्पिटल में ये वही फ्रैक्चर हो गया बोन तो, और वॉल में या रूफ में कोई छिद्र रह गया, कोई गैप रह गया भाई, उसको भरने में तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम, इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है बेटा। आप गलती कर सकते हो, जिप्सम में आप आधा पानी लगा सकते हो, गलती हो सकती है ये, लेकिन ये नहीं है, आपका 2 वाटर है। तो आपने क्या करना है, अपने याद करना है, जिप्सम में जीप आ रहा है, तो आपने बस ये याद रखना है कि आपके घर में जीप हैं, कितनी है आपके पास जीप, 2 हैं। देखो आधी जीप तो हो भी नहीं सकती ना, तो आधे कहाँ लगाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा लगाना है, और जिप्सम में कितना लगाना है, जिप्सम में कितना लगाना है बच्चों, 2 लगाना है। ठीक है, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स। तो फार्मूला आ सकता है एक नंबर में कोई भी, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, किसान यूज़ करते हैं इसका भी। अब ये क्या करता है, इसको हम जैसे हमने अपनी ज़मीन में ऐड कर दिया, ठीक है, तो सॉइल का कंपोजिशन बढ़िया कर देगा, वाटर और एयर अच्छे से मूव करने लगेंगे, प्लांट ग्रो करने लगेगा, उसकी रूट भी पकड़ बना लेगी, और ऐसे में फिर सॉइल इरोजन भी कम कर देगा। ये सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का अपर्दन होना, मृदा अपर्दन, वो भी कम कर देगा ये। आगे देखिए, लास्ट है बस बच्चों, ग्लास। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका बोलते हैं इसको, ये आप लिख सकते हो अगर आ जाए तो। वैसे उम्मीद नहीं है कि आएगा, लेकिन फिर भी कंपोजिशन पूछ ले तो SiO2 आपने लिखना है। इनऑर्गेनिक सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट होता है। भी खिड़कियों का जो ग्लास है उससे आर पार आप देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोतल बनाने में, जार बनाने में यूज़ होता है। जार के अंदर आपने देखा अचार रखते हैं, है ना। और देखो बड़े महंगे महंगे परफ्यूम आते हैं ना, जो सेंट आते हैं, जो वो ग्लास की बोतल में आते हैं। और देखिए ग्लास यूज़ करते हैं घर पे हम, कांच के। प्लेट कप भी कई लोग ग्लास के यूज़ करते हैं, जो काफ़ी अमीर होते हैं। ठीक है, बाउल्स उनके पास। विंडोज़ कांच की हैं, फैकेट्स मुखौटे हैं। और इंसुलेशन में जो बोतल काफ़ी लंबे टाइम तक चाय को गर्म रख लेती है, या पानी को काफ़ी लंबे टाइम तक ठंडा रखने में काम आती है ना। ऐसे ऐसे इंसुलेशन है, ये इंसुलेटर के काम आता है ग्लास। आजकल स्टील की बोतल्स आती हैं, है ना। फिर देखिए रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत मतलब रीइंफोर्स करना, दृढ़ता देने के में काम आ जाए। मिरर्स घर में होते हैं, पार्टीशन करने में काम आ सकता है। आप दीवार नहीं करना चाहते, ठीक है, पार्टीशन कर दिया। बैल्यूस्ट्रेड्स, ये मंडेरे वगैरह होते हैं, पहले अपने इसके बनाते थे हम ईंटों के, आजकल स्टील के, और स्टील के बीच में कांच होता है तो उसके बनाए जा सकते हैं। टेबल कांच के होते हैं। शेल्फ्स दुकानों में होती हैं, शादियों में लाइटिंग करते हैं, यानी बल्ब, ये ट्यूब लाइट्स जो होती हैं, ये सारे ग्लास के बनते हैं। तो ग्लास का बहुत सारा यूज़ है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लेक्चर बड़ा काम आएगा, और आपके पेपर्स के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट। इस लेक्चर से जो जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर आपने ध्यान में रखना, लिख लेना है, याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।